मैं हूं मनीष। K2 क्लासेस की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मानसखंड। आज मानसखंड का पर्याय कुमाऊं बन चुका है। हमने देखा था कि किस प्रकार कुमाऊं यानी कि मानसखंड, जो प्राचीन मानसखंड है, उसका क्षेत्र बौद्धांचल पर्वत यानी कि नंदा देवी पर्वत से पूर्व की ओर कालागिरी या काकागिरी पर्वत, जो कि काली नदी का क्षेत्र है, वहां तक स्कंद पुराण में बताया गया है। और मानसखंड की सर्वाधिक चर्चा भी उसी में मिलती है, ऐसा हम पढ़ चुके थे। दोस्तों, ये मानसखंड आखिर कुमाऊं के नाम से कैसे जाने लगा, आइए इस कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान जो चंपावत है, चंपावत के पास एक पर्वत पड़ेगा कांतेश्वर, या इसे आप कानदेव पर्वत या कांडदेव भी कहते हैं। क्या हुआ कि भगवान विष्णु का कछुआ अवतार माना जाता है, इस पर कच्छप अवतार। अब यहां क्या है कि कछुए की आकृति के जो है वैसा ये पर्वत है, और माना जाता है कि भगवान विष्णु का यहीं पे कछुआ अवतार हुआ। और उसके बाद आपका क्या है, ये जो कांतेश्वर पर्वत के पास ये चंपावत और आसपास का क्षेत्र है, ये कुंभ कहलाने लगा। यानी कि भगवान विष्णु के कछुआ अवतार होने के कारण इस पर्वत के आसपास का क्षेत्र, यानी कि ये देखिए, ये बाघ चंपावत के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र कुर्मांचल, या कहें तो कुमु या कुर्मु या कुर्मा या कुमाऊं, तो बाद में बनेगा कुमु कहलाने लगा। अब कुमु कुमाऊं कैसे हुआ, इसके पीछे एक धारणा यह है, क्योंकि चंपावत के पास राजगुंगा जो जगह पड़ेगी, वहां पर चंद शासक इस कुमु क्षेत्र में ही सबसे पहले स्थापित होंगे, अपना राज्य बनाएंगे। और यहीं से कुमु के ये चंद, जिन्हें कुमैया भी कहा जाएगा मध्यकालीन ग्रंथों में, अपने राज्य का विस्तार पूरे के पूरे मानसखंड, जिसमें वर्तमान आपका पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर या तराई भावर वाला उधम सिंह नगर जनपद का क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में कर देंगे। और यही कुमु क्षेत्र का राज्य जब पूरे के पूरे मानसखंड को अपने आप में संभालेगा, तो यही कुमु, इस पूरे पूरे क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगेगा। अब यहां तक चर्चा कैसे पहुंची, और क्या मध्यकाल में भी चंदों के राज्य के लिए कुमु या कुमाऊं शब्द की चर्चा थी, आइए उसे देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपका मध्यकालीन पुस्तकों में कुमाऊं स्लैश कुमैया राज्य की चर्चा, राज्य या कहें तो शासक की चर्चा। दोस्तों, चंदों की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास की जो पुस्तकें हैं, उसमें मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो या मुगल कालीन इतिहास हो, उसमें आपका इन चंदों के और दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के संबंधों की चर्चा हमारे को मिलती है, इनके विषय में हमें जानकारी मिलती है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं।
एक पुस्तक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, मुबारक शाही। अब ये पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही जो है, ये समझ लीजिए पहली बात तो लेखक हैं याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद, पूरा नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, सरहिंदी की किताब भी कह सकते हैं। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब जो जानकारी देती है, ये दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश है, इसके अलावा सैयद वंश, और आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत के वंश है तुगलक वंश और सैयद वंश। अब ये जानकारी क्या देती है कि जो ये तुगलक वंश है, ठीक है, देखिए अब जानकारी को यहां पर देख लेते हैं। हाँ, ये जानकारी देती है कि तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक के समय कटेहर, या ऐसा भी लिखा मिलेगा कठेड़। ठीक, एक्चुअली क्या है कि जो तराई वाला क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ है, उसके एक बड़े हिस्से पर आज जो रोहिलखंड के नाम से भी जाना जाता है, यूपी में भी आपका फैला हुआ तराई वाला, उत्तराखंड में आपका उधम सिंह नगर वाला जो पोर्शन है, यहां पर जो तराई वाला उसका एक हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, वहां पर कटेहर राजपूत जो है उनका होल्ड था, इसलिए उस क्षेत्र को कठेड़ या कटेहर कहा जाएगा। यही आगे अकबर की व्यवस्था में 84 माल के नाम से जाना जाएगा। यही रोहिल्ला जो मुस्लिम्स हैं उनके होल्ड के कारण रोहिलखंड के नाम से जाना जाएगा। यही आपका तराई भौर वाला क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका विस्तृत है। हालांकि तराई नेपाल में विस्तृत होगी, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब ये कठेड़ या कटेहर के विद्रोही जो थे, जैसे ही फिरोज तुगलक ने इनके ऊपर कार्रवाई की तो इन्होंने जाकर के चंद शासकों के यहां पर शरण ली और चंद शासक ने इनको शरण दी। अब किसने शरण दी ये चंद पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो जानकारी ये मिलती है कि कठेड़ या कटेहर के विद्रोहियों ने कुमैया, ये पर्याय माना जाता है चंदों का, शासक के यहां शरण ली। हाँ, शासक के पास शरण। अब ये कौन था, फिर क्या फिरोज तुगलक उसको टाइटल देगा, कौन सा इलाका दिया जाएगा, फिर आगे हम कथाएं भी सुनते रहेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये कठेड़ या कटेहर के विद्रोहों का जब दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंशीय सुल्तान फिरोज तुगलक ने दमन कराया तो जानकारी के अनुसार, तारीख है मुबारक शाही के अनुसार, विद्रोही जाकर कुमैया शासक, अब देखिए कुमैया, अब ये कुमैया यही कुमाऊं बन जाएगा, कुमैया कुमाऊं का शासक कुमैया। अब ये कौन है, चंदों का पर्याय है, वहां जाकर के उन्होंने शरण ली। इतनी बात क्लियर हुई आप। अगला जो विवरण है आप देखिए, तारीख मुबारक शाही में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए दूसरी किताब, ये सल्तनत कालीन किताब थी जो हमने देखी। अब जो किताब की बात करेंगे वो मुगल कालीन किताब है, ठीक है। ये है आपका आईन अकबरी। आप आईन अकबरी कहते हैं, आप कह सकते हैं ये यहां जाए तो आईन अकबरी हो जाएगा। यहां पर मैंने आईन अकबरी आपका अपने तरीके से इसको लिखा है। आईन आप समझते हैं, चल। आईन अकबरी जो है इसके लेखक हैं अबुल फजल। देखिए अकबर नामा को लेकर के तो मामला दो अकबर नामा है, ठीक है, फैज सरहिंदी का और अबुल फजल का। लेकिन अबुल फजल की आईन अकबरी जो है, ये आईन अकबरी जो है
ये अबुल फजल के अकबरनामा की तीसरी दलायत है, यानी कि तीसरा भाग है। अब इसमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें भी दोस्तों आपका कुमाऊं शब्द की चर्चा मिलती है। कुमाऊं शब्द की चर्चा, साथ ही साथ दोस्तों आपका जब आप बोक्सा जनजाति देखेंगे तो इसमें बोक्साड़ा शब्द की चर्चा भी मिलेगी। शब्द की चर्चा, यानी कि तराई भावर का वो क्षेत्र जहां बोक्साओं का बाहुल्य है वो बोक्साड़ा, ये हम जनजाति में देखेंगे। अब आईने अकबरी और अकबर के काल की अगर मैं घटनाओं की बात करूं तो आपको याद होगा या आप जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे तराई भावर को लेकर एक हुसैन खान टुकड़िया होगा, जो आपका रोहिलखंड वाला जो क्षेत्र है वहां का मुगल फौजदार होगा, और उसकी और चंद शासकों की भिड़ंत जो है वो शुरू हो जाएगी। इन दी एंड आपका मामले का निपटारा होगा और 84 माइल का क्षेत्र जो है वो पुनः स्वीकृत कर दिया जाएगा चंदों के लिए। तराई भावर वाला क्षेत्र है वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, फिलहाल आप इतनी बात को समझिए। यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो पुस्तकें हैं राष्ट्रीय इतिहास की, उनमें भी कुमाऊं या कुमैया शब्द की चर्चा मिलती है। यानी कि दोस्तों हम सीधी बात करें तो मैंने जो पहले बताया था कि चंदों द्वारा कुमू कहे जाने वाले जो काली कुमू का क्षेत्र है वहां अपना नियंत्रण और चंद राज्य का विस्तार, और कुमू बन गया पर्याय पूरे के पूरे मानस खंड का। यानी कि मानस खंड का अब अर्थ कुमाऊं से हम लेंगे, और आप देख चुके हैं कि कुमाऊं कहां कहां तक फैला हुआ है। हम अगली बात अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं हम किस प्रकार कुमाऊं क्षेत्र के विषय में या इस मानस खंड के विषय में जानकारी हमको विभिन्न ग्रंथों में मिलती है। अगर मैं बात करूं इस कुमाऊं क्षेत्र की, तो दोस्तों हमको जानकारी जो है इस कुमाऊं क्षेत्र या मानस खंड की जानकारी या कहें तो चर्चा, ये आपका स्कंद पुराण और सर्वाधिक चर्चा स्कंद पुराण के मानस खंड में, इसके अलावा ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं महाभारत में आपका चर्चा, ठीक है। और भी बहुत है लेकिन फिलहाल हम इतना समझेंगे। अब ये चर्चा क्या है, जो हमने पहले पढ़ा होगा उसको विस्तार देंगे और नई बातें भी यहां जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जो ये ग्रंथ हैं इनमें चर्चा मिलती है आपका यहां के मानव समूह की, चर्चा, या कह सकते हैं प्राचीन जो जातियां यहां निवास करती थी उनके विषय में जानकारी मिलती है। और हम उस पे पहले ही बता चुके हैं कि आपका ये किरात, नाग, यक्ष, कुलिंद, खस, हमने उत्तराखंड के प्राचीन निवासी देखा था, या हमने जब केदारखंड देखा था तब हमने इनके बारे में जाना था। अब जो चर्चा होगी इनके विषय में वो सीधे मानस खंड में इनकी उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में होगी। क्लियर? दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रंथ है जानकारी देते हैं यहां पर नदियों के विषय में, नदियों की जानकारी। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि कौन से ग्रंथ में किस नदी को क्या कहा गया, वो भी बताऊंगा मैं आपको, और किस ग्रंथ में किसकी क्या चर्चा मिलती है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मोटे तौर पर मैंने बताया कि इनमें जानकारी मिलती है और वो क्या क्या है उनको मैंने समूहों में विभाजित करने का यहां पर प्रयास किया है। मित्रों, डिजिटल बोर्ड ने कोई बात नहीं, आप मानकता देखिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया कि अलग अलग जगह से झूठे चित्र इकट्ठे कर करके दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पाया गया वो पाया गया। मित्रों,
एक माहौल क्रिएट करने के लिए तो आप चकाचौंध बना सकते हैं, लेकिन जब वो इतिहास में वास्तविक रूप से वो सब चीजें है ही नहीं और उस तरीके का कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे प्रस्तुत कर दे उस सब चीजों को। मैं वही बात बताऊंगा जो मानक है, ऑथेंटिक है, परीक्षा में पूछी जाएगी और आप आजमा करके देख लीजिएगा। अब देखिए नदियों की जो चर्चा है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदियों की चर्चा है, या फिर नंबर 3 इसमें है सरोवर या सरोवरों की चर्चा। ठीक है, चर्चा। अब नदियों की चर्चा में नदियों के नाम आ जाएंगे, सरोवरों की चर्चा में उन सरोवरों के नाम आ जाएंगे, और कौन से ग्रंथ में क्या कहा गया है ये मित्रों हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला मामला तो लंबा रहा, किरातों, नागों, यक्ष, कुलिंद, खस, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हम इन विभिन्न ग्रंथों में जो जानकारी या चर्चा मिलती है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपका जो नदियों के नामों की जानकारी है, ठीक है, या फिर चर्चा है, उसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। नदियों की चर्चा, और चर्चा किसमें? हाँ, आपका धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में, ठीक। अब देखिए नदियों की चर्चा में आप देखेंगे तो आपका सबसे पहले आप देखिए जो चर्चा यहां पर मिल रही है आपका कोशावती। कोशावती, अब ये कोशावती की जो चर्चा है ये महाभारत के वन पर्व या आरण्य पर्व में मिलती है, और कोशावती कोई और नहीं, ये आपका वर्तमान कोशी है। ठीक है, ये रही कोसी। ठीक है, कोसी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। कोसी की अगर मैं बात करूं तो महाभारत के वन पर्व या आरण्य पर्व में कोसी के लिए कोशावती शब्द की चर्चा है, और बद्रीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में, जो मेरा स्रोत है मैं वही बताऊंगा, उसमें आपका उन्होंने कहा है कि प्रकरण मिलता है, और क्या प्रकरण मिलता है कि लोमश ऋषि और युधिष्ठिर जब यात्रा पर हैं आपका गढ़वाल क्षेत्र में, तो वहां पर आता है प्रकरण, वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार तुमने नंदा अर्थात अलकनंदा, पर्याय लगाया है कि नंदा का मतलब अलकनंदा है, में स्नान कर पुण्य प्राप्त किया, उसी प्रकार आप कोशावती, और कोशावती का अर्थ जो जोड़ा गया है वो कोसी से जोड़ा गया है कि कोशावती में स्नान कर पुण्य प्राप्त करें। अब देखिए कैसे महान हमारे क्रांतिकारी विचारक आपका बद्रीदत्त पांडे हैं कि जेल काटते काटते आपका पूरा का पूरा कुमाऊं का इतिहास लिख दिया। प्रणाम है ऐसे महान व्यक्तियों। इसके अलावा दोस्तों आपका अन्य चर्चा जो मिलेगी अन्य ग्रंथों में, इसमें है आपका गार्गी। अब गार्गी कुछ और नहीं, वर्तमान ये आपका गौला है, और गौला तो आपका खनन को लेकर के, इसमें कोसी, गोला, ये सारी चर्चाओं में, क्योंकि मध्य हिमालय क्षेत्र या शिवालिक हिमालय क्षेत्र से जल प्राप्त करती हैं, और आपका कोसी गायब होने की कगार में आ गई थी, दोबारा इसको जीवित करने का प्रयास किया गया है। गौला नदी और उसका क्षेत्र खनन को लेकर के चर्चाओं में है, और आपकी उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी हल्द्वानी इसी के किनारे है। अब दोस्तों आपका ये रही। इसके अलावा आपका अगर बात करूं तो उपजला, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसके लिए एक अन्य शब्द की चर्चा मिलती है, जला। जला का मतलब जल से भरपूर, और ये है आपका कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सरयू। अब ये देखिए
इसके अलावा मित्रों अगर बात करूं तो पुष्पभद्रा के रूप में, सॉरी ये आपका गार्गी है, ये गार्गी है ये, ठीक है ना। गार्गी का मतलब हुआ यहां पे आपका गगास, माफी चाहूंगा, ये गगास है। और पुष्पभद्रा ये है आपकी गौला, ठीक है। अब देखिए नाम तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, और इसी को आप जानिए कि आरण्य पर्व में जानकारी, लॉकडाउन का माहौल है, कमरा बंद है, पंखा चला नहीं सकते, ठीक है, बहुत छोटी सी जगह में बड़ी मुश्किल वीडियो बनाने के लिए आपका कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड जो है उस प्रकार से वर्क नहीं कर पाता यहाँ पे, ठीक है। खैर चलिए जो है, तो अब आप बात को समझे। अब अगली बात करते हैं, नदियों की चर्चा कुमाऊं क्षेत्र की जो थी वो हमने यहाँ पर देखी, जो प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। इसके अलावा आपका सरोवर की चर्चा जो है, सरोवर में आपका त्रिऋषि सरोवर, त्रिऋषि सरोवर क्या है, वर्तमान में यह आपका नैनीताल है। अब पुलुहु अत्रि पुलस्त्य के नाम पर नैनी झील को आपका त्रिऋषि सरोवर कहा गया। जब नैनीताल आप पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, तो विस्तृत चर्चा देखेंगे, और हम सीपी बैरन के विषय में बात करेंगे कि वो मॉडर्न एस्पेक्ट में कैसे नैनीताल नगर को फिर सबके सामने लेकर के आते हैं। हालांकि धार्मिक प्राचीन जो प्रसंग है वो नैनी झील के आपकी त्रिऋषि सरोवर के रूप में मिलते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र की झील की चर्चा। इसके अलावा दोस्तों आपका भीम हद्दी या हद या हृदय लिखा हुआ मिलेगा। हद का मतलब होता है तालाब, तो भीम हद्दी जो है ये कुछ नहीं है, ये है आपका भीमताल। क्लियर हो गई। ब्रिटिश काल में अलग नाम से जाना जाएगा इसको, फिलहाल भीमताल नैनीताल जनपद में। इसके अलावा और बहुत सारे ताल है, लेकिन आपको जब हम कल्चर पढ़ेंगे, झील और ताल पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ यहाँ पर इशारा भर कर दिया, वहां पर बहुत कुछ जानेंगे हम इनकी कथाओं के विषय में, कि आखिर पुलुहु त्रिपुलस्त्य से भी जुड़ी हुई एक कथा, आपका देवी के शक्तिपीठों से भी आपका नैनी झील की कथा जुड़ी हुई है, वो तब जानेंगे, और आगे चल करके इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं मित्रों, तो अगली चर्चा है कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतों की चर्चा। पर्वतों की चर्चा, पर्वतों की चर्चा में अगर मैं बात करूं तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहला है आपका द्रोणगिरी। द्रोणगिरी जैसे आएगा, ये स्टार लग गया भैया। एक तो द्रोणगिरी या दूनागिरी पर्वत जो है, या दूनागिरी पर्वत या द्रोणगिरी एक्चुअली जो पर्वत है, ये आपका चमोली जनपद वाला है। अभी ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण आपका वो एरिया जो है, उसके आसपास का इलाका है, आपका फिर चर्चाओं में आ गया। अब ये द्रोणगिरी या दूनागिरी, ये दूसरा द्रोणगिरी या दूनागिरी है, ये अल्मोड़ा वाला दूनागिरी है, चमोली में भी है, ये अल्मोड़ा वाला है। तो अब कैसे अलग करेंगे, जब ये प्रसंग आएगा तब देखेंगे। ये ही आपका वर्तमान दूनागिरी है, ठीक है, अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा यहां पर है आपका काशिया या काश्यप पर्वत। ठीक है, हेमा उनियाल को पढ़ना पड़ेगा आपको, उत्तराखंड केदारखंड मानसखंड उनकी पुस्तकें हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने इसकी चर्चा की है। ये काशिया या काश्यप पर्वत जो है, यही आपकी इसकी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये कलमतिया जगह पड़ेगी। ठीक है, फिर अल्मोड़ा वाला पोर्शन है। इसके अलावा आपका कारुका वन, कारुका वन, ये दोस्तों आपका अगर मैं बात करूं तो ये है जागेश्वर।
और जागेश्वर के विषय में आप जानते हैं कि जो जागेश्वर है वो आपका लकुलिश शैव परंपरा से जुड़ा हुआ है। कौन सी नदी किनारे प्रश्न पूछा गया था, क्या इसकी विशेषताएं, यहाँ पर मंदिर किस प्रकार के हैं, कौन सी शैली में बने हुए हैं, और अलग अलग मंदिरों की विशेषताओं के बारे में प्रश्न आते हैं। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आपका जागेश्वर धाम। ठीक, अब अगर अगली बात करें तो इसके अलावा आपकी जो चर्चा मिलती है वो मिलेगी आपका लिपि पर्वत की। लिपि पर्वत, और ये कुछ और नहीं, ये है लिपुलेखा। लिपुलेखा, लिपुलेखा के अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो पर्वत है ये स्थाकीय, ये है आपका थलकेदार जनपद पिथौरागढ़। बस मित्रों, इतनी बात अगर आप समझ गए तो बाकी आपका, जब हम उत्तराखंड में धार्मिक यात्राएं, धार्मिक पर्यटन पढ़ेंगे या मंदिर और मंदिर निर्माण पढ़ेंगे, तब और भी चर्चाएं आपकी आती रहेंगी। अभी फिलहाल आप इतनी बात को यहां पर समझिए। अगली बात, अब इसके अलावा जो चर्चा है वो है आपके जो धार्मिक पौराणिक ग्रंथ हैं या फिर अन्य स्रोत जो है, वह अन्य में, हाँ, प्राचीन मानव समूहों के निवास की चर्चा, पहले भी किया है, पहले से बात भिन्न होगी, अब बात को समझते जाना। देखिए दोस्तों, आपका ये प्राचीन जो मानव समूह है, आपका किरात, कुलिंद, खस, नाग, कुमाऊं क्षेत्र में इनकी निवास की जानकारी या उत्तराखंड में इनकी निवास की जानकारी महाभारत में मिल चुकी है। और मैं कहूंगा कि ब्रह्म पुराण, वायु पुराण व अन्य ग्रंथ भी इनके विषय में जानकारी देते हैं। अब देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में इनकी उपस्थिति का साक्ष्य कैसे मिलता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा नागों की उपस्थिति का साक्ष्य। ये नागों, हाँ, के निवास का साक्ष्य। अब नाग जाति के लोग कुमाऊं में रहते थे, इसका साहित्यिक चर्चा आपका महाभारत व अन्य ग्रंथों में मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा साक्ष्य क्या है कि कुमाऊं क्षेत्र में, जिसे आपने मानस खंड कहा, कुमाऊं में नाग मंदिरों की उपस्थिति या का होना, और दूसरा इसका प्रमाण है व्यापक नाग पूजा पद्धति। व्यापक नाग पूजा पद्धति। अब ये व्यापक नाग पूजा पद्धति था या कुमाऊं में नाग मंदिरों का होना नाग जाति के निवास की पुष्टि करता है, जो कि धार्मिक ग्रंथों में भी आया। इसलिए नहीं बता रहा धार्मिक ग्रंथों में आया, क्योंकि पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं। अब इसका प्रमाण मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं यहां पर स्थित नाग मंदिरों द्वारा। ये नाग मंदिर क्या है? प्रमाण है। अब देखिए वो कैसे है। इनमें दोस्तों आपका जो गंगोली वाला क्षेत्र है, आप देखेंगे प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में या मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास में यहाँ गंगोली का मणकोटी राज्य होगा। यहीं पर दोस्तों आपका पिथौरागढ़ का जो पोर्शन है, यहाँ पर दोस्तों आपका बेरी नाग, मैं झील की बात नहीं कर रहा, ये झील जम्मू कश्मीर में होगी। ये बेरी नाग जो है ये उत्तराखंड वाला है, या कहेंगे तो आपका बी नाग मंदिर। ये प्राचीन नाग मंदिर है और ये पिथौरागढ़ जनपद में है, और ये प्राचीन या मध्यकालिक उत्तराखंड के इतिहास में गंगोली क्षेत्र में पड़ेगा और गंगोली का मणकोटी राज्य के क्षेत्र में ये होगा। और ये बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है उत्तराखंड ग्रुप से, में कई बार आप देख लीजिएगा परीक्षा में पूछा भी गया।
और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपका कुमाऊं क्षेत्र में नाग मंदिरों की उपस्थिति इस प्राचीन समय से नाग जाति के निवास की पुष्टि करती, क्योंकि तभी तो नाग पूजा पद्धति व्यापक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा आपका पिंगला नाग, पिथौरागढ़ जनपद में ही पिंगला नाग मंदिर। ये पिंगला नाग मंदिर आपका जमथाली जगह पड़ेगी पिथौरागढ़ में, वहां पर है दोस्तों। तो फिर एक बार आप पिथौरागढ़ पहुंच गए, परीक्षा में मंदिर पूछा जाएगा। देखिए जो मैं बता रहा हूं बड़े फेमस हैं बहुत सारे, कुछ कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा धौली नाग है आपका। अगर मैं बात करूं धौली नाग की, तो ये बागेश्वर में आपका कमेड़ी देवी जो मंदिर है उसके पास पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वही एरिया है धौली नाग, ये है बागेश्वर में कमेड़ी देवी मंदिर के पास। ठीक, अब ये देखिए ये भी एक हो गया। तो बेरी नाग, पिंगला नाग, धौली नाग। इसके अलावा पिथौरागढ़ का सुंदरी नाग है। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम सुंदरी नाग। और बहुत सारे मित्रों, ठीक है, ये पिथौरागढ़ वाला मामला है। फिर एक बार धौली नाग, पिंगला नाग, वासुकी नाग। ऐसा नहीं कि गढ़वाल में नहीं है, गढ़वाल में भी है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि नागनाथ मंदिर है, ठीक है ना, कहाँ है वो तब देखेंगे। नागराजा से मुख्य मंदिर आप टिहरी वाला देखेंगे, नाग राजा मंदिर आप उत्तरकाशी वाला देखेंगे। और ये सारे प्रश्न परीक्षा में प्रश्नगत किए गए हैं। ठीक है, या फिर आप बहुत सारे क्षेत्रों में आपका नाग पूजा पद्धति देखेंगे। चलिए अगली बात। अब ये तो नागों की उपस्थिति का प्रमाण हो गया मंदिरों के माध्यम से। ये मंदिर मित्रों परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड की जो आय है ये पर्यटन पर निर्भर करती है। ठीक है, अगली बात। अब देखिए अगली जो चर्चा मैं यहां पे करने जा रहा हूं, हाँ ठीक कि हाँ विषय में चर्चा। अब देखिए इसके अलावा आपका, मैंने यक्षों की बात करी। यक्षों की उपस्थिति गढ़वाल क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया कि किन प्रमाणों से मिलती है। और कुमाऊं क्षेत्र में जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा। ठीक है, यहां से मिले हैं यक्ष पूजा के साक्ष्य। यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई, तो यानी कि यक्ष मूर्तियां जो हैं प्राप्त हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो महाभारत व अन्य ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र में या मानस खंड में यक्षों की उपस्थिति की चर्चा होती है, उसका प्रमाण मिल जाता है यक्षों की मूर्तियों की प्राप्ति।